सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने हास्य अभिनेता रज़ाक खान। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने, तो चलिए सुने ये बातचीत। अरे काय का आदर सत्कार यार, बचपन से सुनता आया था विविध भारती सेवा, विविध भारती सेवा। 25 किलोमीटर तय करके इधर से उधर से लेफ्ट राइट लेते हुए इधर तक पहुंचा। गोरे बस डिपो के सामने, क्या रिसीव करने के लिए कोई नहीं यार, शराबत है क्या? अरे 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 रज़ाक साहब, आप इधर आ गए? अरे इधर आ गए क्या? ना लिहाफ ना गिलाफ, ऊपर से मौसम भी खिलाफ। अरे तो खिलाफ तो होना ही था ना रज़ाक साहब। मालूम है, मैं घर से निकला, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। मुंबई में भुक्का रहना खाने का काम नहीं है मेरे भाई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं करता क्या, आपके आसपास चारों तरफ इतनी भीड़ थी, भीड़ में आप नजर नहीं आए। भीड़ चारों तरफ से आपको घेरे हुए थी और आप उस भीड़ से बचते बचाते पीछे से अंदर आ गए स्टूडियो के। तो मैं उसमें क्या करता बताइए? आदत से मजबूर है भाई। अपने को सामने की एंट्री कोई देता ही नहीं है। बोले यार ये टपोरी, इसको घुसने मत दो। उन लोगों को फिर मैं मिल के समझा देता हूँ कि मैं थोड़ा गिरेला पड़ेला नहीं, लिखेला पड़ेला, लिखेले पड़ेले हैं। और ये हमारे दोस्तों को भी समझ में आ गया है। और ये जो सारी भीड़ थी, ये सारे जो आपके प्रशंसक, ये आपके फैन, ये इस बात की गवाही है कि रज़ाक खान पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कितने फेमस हैं अपनी अदाकारी के लिए, अपनी अदाओं के लिए। आप लोग को ये गलत फैमिली हो गई लिए। नहीं, फैमिली गलत नहीं हुई है। जितने लोग आए, आपने भीड़ देखा ना? हाँ। सब लोग का पैसा देने का बाकी है भाई। रोज घर के राउंड मारते हो लोग, पैसा दे रज़ाक छुपेला। तो अभी मैं क्या करूं यार? ये आपका बड़प्पन है रज़ाक साहब। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज ये सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में कौन सा सितारा अपनी चमक लेकर यहाँ हाजिर हुआ है। और उस चमक की जो रोशनी है वो आप तक पहुंच ही गई है और पहुंच रही है विविध भारती की तरंगों पर। तो आइए हम पूरे औपचारिक तरीके से हमारे रज़ाक साहब का इस विविध भारती के प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। रज़ाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। मैं आपका मशकूर हूँ। आदाब, तस्लीम, नमस्कार। जब ये प्रोग्राम आ रहा होगा, अगर सुबह होगी तो गुड मॉर्निंग, दोपहर होगी तो गुड आफ्टरनून, और शाम होगी तो गुड इवनिंग। ऐसा समय है जिसमें आप गुड इवनिंग से काम चला सकते हैं। बिल्कुल। तो दुआ सलाम गुड इवनिंग तो हो गई। अब अपने दोस्तों को ये भी बता दीजिए आप कि ये फिल्मों का जो शौक था, ये फिल्मों का जो सीधे सीधे अगर आपके शब्दों में कहा जाए कि कीड़ा जो था उसने आपको कब काटा? ये तो भाई इसमें बहुत बड़ा हाथ है दिलीप कुमार साहब का। अच्छा। बलराज साहनी साहब का, मोतीलाल साहब का। जो हम जब बहुत छोटे थे बचपन में, तो यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब को देख के पल के बड़े हुए हैं जी, उनकी फिल्में देख देख के। तो और ये मुझे कतई नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक्टर ही बनना चाहता था। अच्छा। और मालिक का इतना, जितना भी शुक्र अदा करूं, मेरे 25 जन्म हो, अगर ये बात सही है, तो वो भी शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे कम पड़ेंगे। कि मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगर अपने काम से इश्क करते हो और वो काम आपको करने मिल गया, तो आप काम नहीं करते हो, अपने इश्क में सरशार हो, खुश हो। जी, तो ये आपने पैदा होते ही तय कर लिया था, यानी कि मुझे एक्टर बनना है। यानी आप पैदा ही हुए थे डॉक्टर से? हाँ, एक्टर बनने देगा? बुला, तो मैं आऊं बिहार तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आता। चलिए ठीक है। वैसे आगे बढ़े इससे पहले एक गाना सुनना बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये भी पता चल जाए और हमारे सुनने वालों को भी पता चल जाए कि आज उन्हें कितने अच्छे अच्छे गाने सुनने मिलेंगे। तो फिलहाल एक नमूना पेश करेंगे आप अपनी पसंद का? उस नमूने को पेश करने से पहले मैं जिस चीज को मानता हूँ जी, उस पे एक छोटा सा एक शेर कहूंगा। जी जरूर। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। वाह। तो वो गाना है फिल्म कश्मीर की कली का, जो मुझे बहुत पसंद है। शम्मी कपूर साहब के ऊपर फिल्म आया, उन्होंने इतना बेहतर इंसाफ किया इस गाने के साथ। ओपी नैयर साहब की धुन है, दुनिया उसी की, जमाना उसी का,
मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। तो आइए रज्जाक साहब की पसंद पर सुनते हैं है दुनिया उसी की जमाना उसी का, फिल्म कश्मीर की कली। है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी। तो रज़ाक साहब ये तो गाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और हमारे इस विविध भारती के कार्यक्रमों से तो ये अक्सर बजता रहता है, लेकिन आज हमारे दोस्तों को सुनने मिला है आपकी फरमाइश पे। तो आज जब उन्होंने ये गाना सुना होगा तो महसूस किया होगा कि वो आपके साथ हैं। आप कॉमेडियन ही बनेंगे ये आपने तय किया था, ये भी तय किया था आपने? नहीं, देखिए कॉमेडी अदाकारी का एक डिपार्टमेंट है। कॉमेडी में अगर आप उसको बहुत सीरियसली करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिचुएशन आपको काफी मदद देती है आपको लोगों को उस चीज को दिलचस्प बना करके पेश करने में, ताकि वो भी एंजॉय करें, महसूस हो और लुत्फानंदोज हो और काम क्या आपको सराहे। जैसे ट्रेजेडी है, सीरियस रोल है, ग्रे शेड्स हैं, इंडिगो शेड्स हैं, ब्लैंक फेस है, हैमिंग है। तो हर दौर में मैं ये नहीं कहूंगा कि अदाकारी का मेयार बदला है, मिजाज बदला है। जैसे थिएटर एक्टर्स होते थे, चेहरे पे चूना लगा के खड़े होते थे ताकि पिछली सफ में जो आदमी बैठा है चवन्नी देखे उस तक मेरा चेहरा आया हो, वो मुझे देख पाए। और आवाज, चूंकि उन दिनों माइक का इतना बड़ा सिस्टम नहीं था, फैसिलिटीज नहीं रही होंगी, तो अदाकारों को जोर जोर से बोलना पड़ता था, तो उनकी आवाज में खराश। जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब बहुत बड़ी हमारे यहाँ मिसाल है, उनकी पहले की फिल्में और फिर बाद में, और मुगल आजम में तो उनकी आवाज का लोहा दुनिया ने माना कि उस आदमी ने, उस अदाकार ने, उस फनकार ने, जो मायूब बात थी कि उनकी आवाज बेढब हो गई है, उनको उस रोल में उन्होंने किस खूबसूरती से ढाला कि अकबर आजम बारोब नजर आने लगा। अकबर की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर ही नजर आते हैं, चाहे अकबर आजम उनकी पर्सनालिटी से मैच खाते हो या ना हो, लेकिन आज अकबर आजम लगता है कि उस जमाने में यही रहे होंगे, ऐसे ही रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉमेडी पे। तो कॉमेडी मुझे लगता है, कॉमेडी मैंने चार्ली चैपलिन साहब को देखा है, बस्टर कीटन साहब को देखा है, W.C. फील्ड साहब को देखा है, हमारे यहाँ महमूद साहब को देखा है, याकूब साहब का काम देखा है।
तो ये तो गिफ्टेड लोग जो पायनियर बन के हमारे सामने आए। फिर इस चीज को अलग रुख जॉनी वॉकर साहब का था, किशोर कुमार साहब का बहुत कॉम्पैक्ट यट अपीलिंग, इतना कि वो छू जाता था और वो रोल के साथ कॉमेडी करते थे। ऐसे नहीं कि उनका एक ट्रैक बना हुआ है फिल्म में, वो हीरो और कॉमेडी कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बहुत होती थी, जो बाद में महमूद साहब ने लाखों में एक, मैं सुंदर हूं, कुंवारा बाप में बहुत कामयाब तरीके से पेश किया और अच्छे पैमाने पे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह वो अमर रहेंगे, लाफानी रहेंगे। तो हम उनसे इंस्पायर हुए हैं। दिलीप कुमार साहब से हमको लगा कि हमको इस फील्ड में आना चाहिए। महमूद साहब, हम देखो हर आदमी को कहीं ना कहीं से रोशनी तो लेनी पड़ती है, बिकॉज आई डोंट थिंक एक्सेप्ट गॉड एनीबडी इज ओरिजिनल, यू हैव टू बी इंस्पायर्ड। हर इंसान को किसी न किसी चीज से, शय से, हस्ती से रोशनी लेनी पड़ती है, इंस्पायर होना पड़ता है। आप यूसुफ साहब से इंस्पायर्ड होके फिल्म इंडस्ट्री में आए और बतौर कॉमेडियन आपने आज बहुत अच्छी जगह बनाई है। और कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, जैसे आपने कहा कि अदाकारी तो अदाकारी होती है। बिल्कुल। रज़ाक साहब, ये बातचीत का हमारा सिलसिला कुछ अचानक इस मोड़ पे चला गया जहां हम थोड़ी सी गहरी बातें करने लगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि हमारे दोस्तों को ये भी मालूम हो कि रज़ाक साहब कहाँ रहते हैं, कहाँ जन्म हुआ, कैसे उनका बचपन बीता, कौन उनके दोस्त रहे, उन दोस्तों से आज कैसे ताल्लुकात हैं, और रज़ाक साहब अपने बचपन के दिनों को कैसे याद करते हैं। तो ये सारी बातें सिलसिलेवार हम करना चाहते हैं और जाहिर है कि ये बातें थोड़ी सी लंबी तो होंगी, इसलिए उससे पहले हम क्यों ना एक सुरीला समा फिर एक बार बांधें और दोस्तों को फिर उसके बाद हम लंबी बात करेंगे और सुनाएंगे। आप एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं? जाहिर है, मेरे पसंद की। जी बिल्कुल। तो मुझ पे एहसान करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। और एहसान तो हम पर आपने किया है और हमारे सुनने वाले जो हैं वो सभी बेहद खुश हो रहे होंगे कि उनके पसंदीदा कलाकार जो हैं आज विविध भारती के स्टूडियो में हैं। और मैं बिल्कुल आपका इशारा भी समझ रहा हूँ ये एहसान को लेके जो आप बात कर रहे हैं। आपने पहला गाना हमें शम्मी कपूर साहब का सुनवाया और शम्मी कपूर साहब का एक और गाना है जो शायद, पहले मैं गाना सुनवा देता हूँ उसके बाद आप बताइएगा कि मैंने जो अंदाज लगाया वो गलत तो नहीं है। तो नायर साहब जरा वो जंगली फिल्म का गाना सुनवाइए। अरे क्या बात है भाई, अपने को ही देड़ा हुआ कान के नीचू। आइए तो गाना सुनते। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। सिखाया ओ, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। बना दो चाहे मिटा दो,
बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो लीजिए दोस्तों, रज़ाक साहब की पसंद का गाना हमने आपको सुनवा दिया और जाहिर है आपको भी बेहद पसंद आया होगा। और इन गानों को सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन गानों का सुरीलापन ये बता रहा है कि खुद रज़ाक खान कितने सुरीले और कितनी अच्छी पसंद रखने वाले इंसान हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका बचपन कैसे कैसे गुजरा। भाई अपनी पसंद में सुर है, आवाज में सुर नहीं है। ये बात अलग है कि कंसुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं गा नहीं सकता। कोशिश करूंगा तो आप लोग मुझे स्टूडियो से बाहर भगा देंगे। नहीं, लेकिन रज़ाक खान जो कर सकते हैं वो आते ही उन्होंने कर दिया था। अच्छा। और आगे भी हम उनसे करवाएंगे। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं कि उनकी जो खास अदा है उस अदा को सुने। देख तो नहीं सकते रेडियो पे, लेकिन सुनकर मजा लेंगे। फिलहाल तो रज़ाक साहब आप ये बताइए कि यहाँ ये मुंबई में, आप यहीं मुंबई के वासी हैं? मुंबई में पैदा हुआ जी। बाइकला ब्रिज अंदर टाउन की तरफ एक जगह है, वहाँ क्लेयर रोड से होते हुए नीचे आप जाएंगे तो एक जगह है सांकली स्ट्रीट, मदनपुरे के नजदीक। जी। मैं एक पठान घराने में, मेरे वालिदैन अफगानिस्तान के थे जी, आज हयात नहीं है। हाँ। वो 1910 में बम्बई आए मेरे वालिद। अच्छा, बच्चे रहे होंगे। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरी माँ के साथ यहाँ पर अरेंज मैरिज, तो हम सब यहीं, मैं घर में सब में छोटा, मेरा नाम रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, और पूरा जो हमारा एरिया था बहुत कॉस्मोपॉलिटन था। मेरे पड़ोस में तमिलियन थे जी, गुजराती थे जी, महाराष्ट्रियंस थे, केरला के थे, गोवा के थे, बेंगलोर की तरफ तेलुगु बोलने वाले, फिर आगे जो कच्छ भूज की तरफ जो लोग बात करना तरह हूँ शाऊ कहूँ छू, वो लोग थे। फिर मराठी बोलने में जो 2-3 तरह की किस्में, नासिक वाले अलग होते हैं, पूना वाले अलग होते हैं, औरंगाबाद वाले लोगों की बोलचाल अलग होती है, उस्मानाबाद वालों की अलग होती है। वो सब मुझे भांत भांत के, फिर आगे थोड़ा सा लाल बाग पे चाइनीज लोगों का एक कल्चर था, और इस तरह बाइकला में पारसी लोगों का कल्चर था। तो मुझे बचपन में 13-14 पूरा हिंदुस्तान का कल्चर मुझे बचपन में मिला, जो आज मुझे कोई रोल करने में इतनी मदद करता है। मेरा बचपना, तमाम चीजें मेरे बचपन से जुड़ी हुई हैं। मेरे गाने, मेरे दोस्त, मेरे पास पड़ोस, आज भी मेरे दोस्त हैं। मैं जाता हूँ मिलने, आज थोड़ी सी मुझे तकलीफ होती है वहां जाके, चूंकि मैं पहले जैसे आसानी से सड़क के किनारे खड़ा होके ऑर्डर देके चाय मंगाते थे, 4 पानी कम चाय सामने भेज। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे दोस्तों की वालदा, मामा, अम्मी, खाला जान जिनको, या मौसी या आंटी हम बोलते थे बचपन, तो वो अपने बेटों को बोलती थी, इधर आओ दिलबर, मतलब मैं दिलबर से मिलना नहीं है, ये लड़के का कुछ आगे पीछे कुछ है नहीं, इसको मालूम है इसको फिल्मों में काम करना है, इसको कौन काम देगा, नहीं कोई फिल्म वाले को जानता है ना कोई, ये अपनी सब बर्बाद करने वाला, तुम लोग इसके साथ लगो मत, तुम लोग भी पढ़ोगे लिखोगे नहीं। अब वहां जाता हूँ तो पता चलता है यार माँ ने बुलाया है तेरे को, तेरे पसंद का खाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ जैसी है। पहले जमाने में उस वक्त थोड़ा मुझसे कतराती थी कि इनका बेटा मेरे सोबत पखरा, आज दावत देके बुला रही है, आ बेटा। फिर जब जाता हूँ, अरे तूने तो कर लिया, जरा इसको भी अकल दे, इसको भी समझा इसको भी लेके जा अपने साथ। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है जी।
आपने ये बता के हमें ये बता दिया कि फिल्मों में आप इतनी अच्छी जो अदाकारी कर रहे हैं, ये मतलब जब हम देखते हैं कि एक पारसी का कैरेक्टर अगर रज़ा खान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये बंदा तो पारसी ही होगा। अगर कोई गुजराती का कैरेक्टर आप कर रहे हैं तो लगता है कि अरे ये तो गुजराती ही होगा। एक फिल्म जो मैंने देखी थी, मुझे अच्छे से याद है कि उसमें खालिस उर्दू आप बोल रहे हैं कादर खान साहब के साथ, और साथ के जो गोविंदा उसमें जोरू का गुलाम, तो उसमें मतलब वो सुन के लगा कि अरे क्या बात है साहब, लखनऊ से आए हैं, कराची से आए हैं, लाहौर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये आप फंस ऐसे गए हैं कि अब आपको वो सारी जबानें, वो सारी अदाएं जो हैं, उनकी कुछ बानगी यहाँ पेश करनी होगी। ऐसा है ना मेरे भाई, रसिया ने अमेरिका का रॉकेट आसमान के ऊपर छूता है ने, तो हिंदुस्तान में कांदा ना बटेटे का भाव आसमान के ऊपर छूता है पापा। ये तो कब नीचे आएगा? ये तो कोई आने नहीं देगा ना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान अभी ग्लोबलाइजेशन में पड़ गया है ना, तो बहुत चिक्कार पैसा आने वाला है इधर। तो ये महंगाई जो है ना और बढ़ती जावे पापा, कमती नहीं होवे। मैं तेरे को क्या बोलता मालूम है, अच्छा तसा नहीं करे, चल एक दड़े मेरी स्ट्रिक, अभी तेरे को इधर रहने का ही नहीं, तो मेरे सो इज्जत से बात करने का, मी चांगला माणूस आहे, असं तसं माझं जवळ बात नाही करायचंय, काय डाव्या जा आणि बाव्या बैठ, ये सब अभी कोई चानी के तेरा दांत में कब्जे दलता, मुंह खोल आ कर, अरे दांत ब्लश करके आने का था, कितना बांस मारता है। चाइनीज डॉक्टर जो होते थे दांत के, ये सब हमारा बचपन से ये सब जुड़ा हुआ है। किस तरह चौपाल पे बैठ के लोग आपस में नोक झोंक इनकी चलती थी, तो हम बच्चे वहां पतंग उड़ा रहे हैं या इट्टी डंडू खेल रहे हैं या मार्बल गोटियां खेल रहे हैं, तो हम लोग इनको किस तरह तंग करते थे, किस तरह इनके आंगन में दरख्त उगाया, उसमें कोई कैरी लगे हुए या जामुन लगे हुए हैं, तो हम पत्थर मार के आके, पत्थर जो मेरे सहन में दो चार गिरे, फल उस पेड़ के जाकर पसे दीवार गिरे। ऐसे सब हमारा बचपना ये सब चीजों से जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ और बातें होंगी, और देखिए विविध भारती में आके आपको हम आपके माजी की तरफ ले गए, आपके अतीत में हम आपको ले गए, और अब आप बेहद खुश हुए होंगे कि आप कुछ पुरानी बातें आप याद कर रहे थे, तो एक खुशी का कुछ और इजहार अगर गाने में भी हो जाए। बिल्कुल, मधुबन मेरा बचपना, क्या बात है। अभी आप इसीलिए मधुबन की खुशबुओं से महक गया साहब। वाह वाह। बचपन की यादें जो होती हैं वो आदमी को हर वक्त कभी भी याद करे बड़ा खुश कर देती हैं। वो यादें चाहे जैसी भी हों, वो मधुबन बन के याद मधु बन जाती हैं। तो आइए तो उस मधुबन में राधिका का नाच भी देख लेते हैं। अरे यार ये आदमी तो मेरे से जास्ती चैप्टर है यार। तो आइए सुनते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांधा 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 धा धा धा,
मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाचे रे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने राधिका को नाचते देखा या नहीं देखा, हम ये आपसे पूछना नहीं चाहेंगे। ना नौमन तेल जलेगा ना राधिका नाचेंगी। चलिए, लेकिन आपने अपने मन की राधा को बहुत नचाया, खूब नचाया, और जहां मन चाहा वहां नचाया। अभी भी नाच रहा हूँ सर, अभी भी नाच रहे हैं। नाच रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस कथक नाच के लिए आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जी। जिंदगी में मेरे बहुत बड़े इंसान मेरी खुशनसीबी से मेरे दोस्त रहे हैं। बड़े इंसान से मेरी मुराद है कि जो अपने अपने काम का उन लोगों ने दुनिया से अपना लोहा मनवाया। मैं अमजद खान साहब की तरफ मेरा इशारा है, गब्बर सिंह, वो मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज दोस्त, उनकी शफकत। उन्होंने मुझे, देखिए मैं एक बात खुल के बताऊंगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, साइंस, सिविक, ये तो आपको स्कूल कॉलेजेस में सिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको जिंदगी कौन सिखाएगा? सही बात है। जिंदगी जीना कौन सिखाएगा? ये एक पढ़ा लिखा, मोतबर, मोतदिल, एवरेज, जिंदगी से ऊपर जो होता है इंसान, वही आपको सिखाएगा अगर वो आपको प्यार करता है। और वो डेलिबरेट नहीं होता, उसको आप देखते हैं, उसकी तर्ज जिंदगी पे अपनी जिंदगी को चलवाना चाहते हैं, और यकीनन आप भी थोड़े बहुत कामयाब होते हैं और लोग आपको भी पहचानने लगते हैं कि यार आपका भी शुमार शरीफों और पढ़े लिखों में होने लगता है। तो दे टीच यू लाइफ, बिकॉज आप बाहर हैं, आप कुछ करते हैं तो लोग आपको देखते हैं, तो आप कॉन्शियस है, लेकिन बाथरूम में तो आप अकेले हो। हाउ यू अब्यूज योर सेल्फ एंड बॉडी, गॉड ओनली कैन सी यू। तो वहां आप कामयाब होकर बाहर निकलते हैं, बेहतर इंसान होते हैं। सच कह रहे हैं आप, बहुत साफ गोई से आपने अपनी बात कही है, और ये बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है जो अपने आप के बारे में इतने साफ तरीके से बोलें। तो जैसे कहा आपने कि अमजद खान साहब आपके काफ़ी, उनसे आपने काफ़ी सीखा है, उन्होंने काफ़ी सिखाया है। तो हम बात कर रहे थे कि पापड़ बेलने से मेरा मतलब ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसा कि सब जानते हैं, मानते हैं, और लोगों का ऐसा सोचना है कि फिल्मों में काम करने के लिए जो ब्रेक जिसको कहते हैं, चांस जिसको कहते हैं, वो बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये चाय पी रहा हूँ। जी। मैं चाय पीते बैठा था, मुंबई में एक 5 स्टार होटल है, रात को 1:30 पौने 2 बजे, हॉलिडे कॉफी शॉप में बैठे, बहुत परेशान था। वहाँ जावेद अख्तर साहब इत्तेफाक से बैठे हुए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ था गायबाना तौर पे, तो उस रात को उन्होंने एक वेटर के हाथ से चिट भेजी मेरी तरफ कि मे आई जॉइन यू, माई नेम इज जावेद अख्तर। तो वेटर मेरे पास चिट लाया, मैंने पढ़ा, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि यार लोग इनसे मिलने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, बरसों निकल जाते हैं। ये लोग मसरूफ लोग हैं, बिजी लोग हैं, टाइम नहीं दे पाते, और ये जावेद अख्तर साहब मुझसे मिल रहे हैं। तो मैंने दावत कबूल कर ली उनकी। बैठे यहाँ की बात की, उन्होंने कहा आप एक्टर क्यों नहीं बनते, आप एक्टर बनिए, मैंने आपको देखा है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, और जिस तरह लोगों से मेल मिलाप है आपका, और आपके चेहरे पे कहानी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस प्रोफेशन में, बोले मैं तो यही चाहता हूँ। और 3 दिन के बाद मैं रूप की रानी चोरों का राजा आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था साहब। अरे वाह। दूसरे दिन उन्होंने मुझे सतीश कौशिक साहब से मिलवाया। सतीश कौशिक साहब से मैं मिला, उन्होंने मुझे रोल नरेट किया। टेलर आया, सूट का माप लिया, जूते का माप लिया। मैंने हिंदुस्तान की उस वक्त सबसे महंगी फिल्म करोड़ों में थी, रूप की रानी चोरों का राजा, और खुशनसीब हूँ मैं, मुझे पहली फिल्म में श्रीदेवी जी, अनिल कपूर साहब, जैकी श्रॉफ साहब, अनुपम खेर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, और इतना बड़ा बैनर इतना बड़ा सुरेंद्र कपूर साहब का, बोनी कपूर साहब का, और ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका। ड्रीम प्रोजेक्ट था जो भी। फिर उसके बाद
उसकी ट्रायल फिल्म कंप्लीट होने के बाद राजीव राय साहब ने देखी, मुझे मोहरा में रिजवान का एक गुंडे का रोल दिया, नेगेटिव, और वही आपका टर्निंग पॉइंट था। मोहरा चल गई। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने हास्य अभिनेता रज्जाक खान। आपसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। हाँ, तो रज़ाक साहब, हम बात कर रहे थे मोहरा की, और मोहरा भी ऐसा मोहरा कि उसके आगे सारे मोहरे पिट गए और सारी बिसात पर आपने कब्जा कर लिया। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? और मैं बहुत सीरियस विलन के तौर पे आया था, और मुझे भी लगा था कि शायद यही होने वाला, अभी मारना पीटना काटना उछलना कूदना गिरना पड़ना ही होगा, आड़े टेढ़े विग पहनने होंगे, चेहरे पे एक मस्सा लगाना होगा, मूंछ भी आनी होगी। लेकिन मुझे उमेश मेहरा साहब ने नटराज स्टूडियो में बुलाया, कोई फिल्म बना रहे थे यार गद्दार। मैं वहां गया तो मैं जब मिला तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठे हुए, तो उन्होंने बोला रज़ाक 15-20 मिनट आप बैठ जाओ, मैं इनसे फारिग होकर आपसे मिलकर रोल सुनाता, फिर अपन बात कर लेंगे। बोला ठीक है। मैं वहां टहलने निकला तो उसी स्टूडियो के अहाते में एक दूसरे सेट पे, स्टेज पे नया नुक्कड़ की शूटिंग चल रही थी। सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा साहब, सुधीर मिश्रा साहब, मंजुल सिन्हा, कुंदन शाह, ये 5 डायरेक्टर्स मिलके एपिसोडिक नुक्कड़ का एक्सटेंशन था जी। वहां गया तो सुधीर मिश्रा साहब, चूंकि जावेद अख्तर साहब के दोस्त थे तो मेरी पहचान थी, तारुफ हो गया था। तो मैंने रज़ाक मियां यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब वक्त गुजारी के लिए आया हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके सेट पे आऊँ, नया नुक्कड़ इतना अच्छा है, मैं शूटिंग देख लो मेरा। बोले नहीं है, इसमें अगर तुम चाहो तो एक रोल कर सकते हो उल्लास भाई का। बोला कब? बोले जब तुम बोलो, अभी अगर आधे घंटे बाद आ सकते हो तो आयोडेक्स में लिए काम पे चलिए, रोल में खड़े हो जाइए। तो मैं गया, मैं उमेश मेहरा जी से मुलाकात की, उनका रोल डन किया, उनसे थोड़े पैसे जेब में लिए, भागते हुए आया, इनका कॉस्ट्यूम पहना, शाम तक इनका काम किया और वो भी चला गया। फिर 3-4 दिन के बाद डायरेक्टर है पंकज पराशर साहब, अभी जिन्होंने काफी फिल्में अच्छी, श्रीदेवी साहब का जलवा वगैरह सब का, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत करमचंद भी जो उन्होंने तहलका मचा दिया था। तो उनके यहाँ से मुझे फोन आया, बोले आपको रज़ाक मियां कुछ 3-4 स्किट करने हैं जॉनी लीवर साहब के साथ, न्यू ईयर नाइट का कुछ प्रोग्राम है। मैं बोला हाँ चलिए। बोला कुछ पैसा नहीं मिलेगा। बोला चलिए मेरा इन्वेस्टमेंट है। वो वैसे ही दोस्त है वो। हम गए वहां पे, 2-3 स्किट जॉनी लीवर साहब ने मेरे साथ करना मंजूर किया। मैं तो जानता नहीं था उनको, मैं कर लिया उनके साथ। फिर उसके बाद मैंने पप्पू कंगी एक फिल्मी चक्कर में किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने 2 या 3 एपिसोड किए थे। फिर उसके बाद पार्थो घोष साहब ने, अनंत महादेवन साहब ने फारूक शेख साहब के साथ वो एक सीरियल बना रहे थे चमत्कार में मकोड़ी पहलवान का रोल, बहुत ही यादगार रोल रहा उसमें। लेकिन वहां तक पहुंचे, वहां उस बारे में कुछ बात करें उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि एक गाना सुन लें और फिर आगे के चमत्कार की जो कहानी है वो आपकी ज़बानी हम सुनेंगे। तो फिलहाल एक गाना जरूर। भाई ये जिंदगी का सफर है जी, और इसमें आदमी ठीक से देख सकता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है। तो जिंदगी के सफर में कहानी कुछ। और आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ नायर साहब, आपकी कसम फिल्म का वो गाना है ना, जिंदगी के सफर में बदल जाते हैं जो मकाम, गुजर जाते हैं जो मकाम, वो लगाइए ना, शायद वही गाना सुनना चाहते हैं। दिस लाइफ इज ब्यूटीफुल जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
खिलते हैं, लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शक्ल दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सच कहा इस गीत में आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत आर.डी. बर्मन साहब का। और हम भी कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये जो एक मकाम यहाँ हमें मिला है, एक पड़ाव जो जिस पर हम इस वक्त हैं और हमारे साथ हैं रज़्ज़ाक़ खान साहब, इस पड़ाव पे पड़े हुए हैं। आपकी लैंग्वेज में कहें कि पड़ेले मिल गए ले हैं, हाथ आ गए ले, हाथ आ गए ले हैं, तो पूरी तरह से निचोड़ डालने की कोशिश कर रहे लाऊं मैं भी। नींबू बना डाला अपने को यार। तो हमारे दोस्त भी चाहते हैं कि मतलब वो ये चाहते नहीं होंगे कि ये प्रोग्राम खत्म हो, लेकिन वक्त की मजबूरी रहती है, इसलिए हमें ये कहीं विदा लेना पड़ता है। तो विदा लेने से पहले हम कोशिश करेंगे कि जितना हम आपसे पूछ सकें और जितनी आप अपनी बातें बता सकें हमारे दोस्तों को बताएं। तो अब आप बताइए कि वो चमत्कार का जो चमत्कार था, क्योंकि वो सीरियल अपने आप में बहुत कामयाब सीरियल रहा और उसमें आपकी जो अदाकारी थी लोगों ने इतनी पसंद की कि आज भी आप मकोड़ी पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। और जहां तक मुझे ध्यान है कि वही नाम, मकोड़ी पहलवान वाला नाम, एक फिल्म में भी आपने कैरेक्टर किया आपने। सर मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे साथ जो मिला अच्छे राइटर्स का मिला। अब जैसे उल्लास भाई का जो कैरेक्टर डेवलप हुआ तो संजय छेल और मनोज लालवानी की मुश्तरका कोशिश रही। फिल्मी चक्कर का जो पप्पू कंगी था वो संजय छेल ने क्रिएट किया, उसके डायलॉग्स थे। फिर इम्तियाज पटेल जिन्होंने चमत्कार लिखी। तो मुझे राइटर्स खुशकिस्मती से बहुत अच्छे मिले जो उन्होंने कैरेक्टर का प्रीमाइस करेक्ट दिया मुझे। तो मुझे इम्प्रोवाइज करने में, उस कैरेक्टर को बॉडी देने में, उन कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बनाने में मदद मिली। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि हमेशा देखिए मेरी इब्तिदा जावेद अख्तर साहब जैसे राइटर से हुई है जी। तो ये तो मैंडेटरी हो गया कि मुझे तो आज राइटर अच्छे मिलेंगे। जी जरूर, ये बहुत अच्छी बात रही। और आज भी मैं कई राइटर्स के साथ, जो अच्छे राइटर्स हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, जो अब वो हिदायतकार बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं, प्रोड्यूसर बन गए। तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ सर। मेरी एंट्री ही खुशनसीबी की अलामत है। चाय पीते बैठा था,
मिर्ची लग गई तो मैं क्या करूं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हंसने से भी खून बढ़ता है वाकई। और लोग दुख दर्द से दूर रहते हैं। तो आप भी तो लोगों को एक इलाज दे रहे हैं, हंसा रहे हैं, लोगों के दुख तकलीफ गम उनसे दूर हो जाते हैं कुछ देर के लिए पर्दे पर जब वो आते हैं, तो बड़ा काम कर रहे हैं आप लोगों मैं को उनका हंसाने का काम। अकेलापन दूर करने की कोशिश करता हूँ जी, खुला चैलेंज देता हूँ, अकेले हो चले आओ। तो बुला लें? बुला लो। हाँ भाई। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। देखिए कितने लोग हमारे करीब आ गए हैं। पूरा हिंदुस्तान इस समय रजा खान के इर्द गिर्द है। रजा खान पूरे हिंदुस्तान के घर घर में इस वक्त मौजूद हैं। रजा खान से हम ये पूछना चाहेंगे कि कॉमेडी का जो एक आज की फिल्मों में अगर देखें तो कॉमेडी फिल्म का हर किरदार कर रहा है। आज की तारीख में जो फिल्में आ रही हैं उसमें हीरो भी कॉमेडी कर रहे हैं, साइड हीरो भी कॉमेडी कर रहा है, विलन भी। कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें कॉमेडी। बिल्कुल, इसकी इब्तिदा जीवन साहब ने पहले की, याकूब साहब ने पहले की है। कॉमिक विलन का कोहिनूर में जीवन साहब ने जो किया है, नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा नहीं, आए आए आए, वो उनका एक अपना अंदाज थी। याकूब साहब का हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। मैं उसी बात पे आ रहा था रजाक साहब कि पहले की फिल्में अगर आप देखें तो कॉमेडी का एक अलग ट्रैक हुआ करता था। एक फिल्म का मेन ट्रैक होता था और एक कॉमेडी का ट्रैक होता था। दोनों जो कहानियां होती थी वो पैरेलल चलती थी। लेकिन आज की तारीख में वो दौर नहीं है। सर मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी इज द लॉन्ग शॉट ऑफ ट्रेजेडी। आज नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा नहीं है, वो बात नहीं रहा जी। अब पंछी भी शिकारी से ताकतवर हो गया है और शिकारी नए नए पैतरे सीख के पंछी को कब्जे में रखने की कोशिश में लगा हुआ है। तो
अभी मैं आप लोग को एक किस्सा सुनाता हूँ भाई। जी सुना। कॉमेडी दूर से ट्रेजेडी और ट्रेजेडी दूर से कॉमेडी कैसी लगती है। जी। अभी जो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ ना, उसके सामने भी एक बिल्डिंग बनेली मेरे भाई। हाँ। मैं 3 माले पे रहता हूँ। सामने के 3 माले में एक खिड़की है। खिड़की के अंदर एक कैरेक्टर औरत को देखता हूँ जो रोज सुबह अपने बच्चे को खाना खिलाती है और मेरी तरफ उंगली दिखाती है भाई। हाँ। अपने बच्चे के मुंह में एक निवाला डालती है, खिड़की से मेरी तरफ उंगली दिखाती है। तो उसके मुंह में रोज सुबह चल रहा। मैं भी इंसान हूँ, एक दिन सनक गया। बोले ए बहन रुक, मैं आ रहा हूँ। अपनी बिल्डिंग से उतरा, उसकी बिल्डिंग में घुसा, लिफ्ट थी 3 माला, सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया, उसके दरवाजे की घंटी बजा। बोला ए बहन बाहर आ। बोली क्या है? बोले देख तू तेरे बच्चे को ना खाना खिला दी, राशन मेरा कुछ कमती नहीं होता है, लेकिन तू उसके मुंह में एक निवाला डाल के मेरे को उंगली क्या को दिखाती है? बोली ए रज्जाक सुधर जा। मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ खा, नहीं तो बड़ा होकर रज्जाक जैसा बनेगा। तो ये है सर, मेरे को दूर से लग रहा है कि वो अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रही है, और नजदीक जाके उनसे मैंने बात की तो वो चाहती है कि मैं उसका बच्चा मेरी तरह ना हो। तो ये ट्रेजेडी इज द लॉन्ग शॉट ऑफ कॉमेडी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पप्पू कंघी जैसे लोग ज्यादा मिले आपको। अब ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तो मैं क्या करूं मेरे भाई। तो मतलब ये पप्पू कंघी जैसे लोगों के बिना आपका दिल नहीं लगता? नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, उनको बता देते हैं। बता दे, मुंह पर सुना डालो। सुना डालो। एक एक को पकड़ पकड़ के मुंह पर सुना डालो। सुना डालो। चल भाई नायर साहब सुना डालो यार। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं,
क्या करें, तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ रज़ाक साहब कि फिल्म इंडस्ट्री में आपका दिल लग गया है, यानी जैसे आपने कहा कि आप एक्टिंग ही करना चाहते, तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके अंदर का एक्टर अपने आप को दबा हुआ, घुटा हुआ महसूस तो नहीं करता? नहीं सर, नोबडी इज कंप्लीट, नोबडी इज एन आइलैंड। आप आज यूसुफ साहब से भी अगर पूछ लें, दिलीप कुमार साहब से, या वल्लाद सानी साहब अगर हयात होते, या देवानंद साहब से अगर आप पूछ लें, तो दे विल स्टिल से माय बेस्ट इज येट टू कम। तो सबको अपनी बेहतरीन चीज के आमद का इंतजार है, क्योंकि किसी को ये नहीं लगता कि मेरी जर्नी खत्म हो गई है, मेरी क्रिएटिविटी पे अब जंग आ गया है। नहीं, मैं बात आपकी क्रिएटिविटी के मैं जंग लगने की तरफ आ रहा हूँ, मैं घुटन की तरफ आ रहा हूँ। हाँ, सीमित होने की तरफ। सीमित होना यानी जैसे कि टाइप्ड होना। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ठप्पा लग गया बिल्कुल। कि रज़ा खान बोले चलो यार ठीक है, वो पप्पू कंकी टाइप का कैरेक्टर है ना, रज़ा खान से ये तो रोल रज़ा खान से अच्छा कोई नहीं करेगा, तो आप पे एक ठप्पा लग गया आप कि यही करेंगे। तो ये जो डर है, ये जो एक फिल्म इंडस्ट्री का एक जो रवैया है, इससे कहीं आपको डर तो नहीं लगता? नहीं सर, सभी का नसीबा सभी का नहीं होता है रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। सही बात है। तो आज सबकी, किसी भी फनकार की किसी भी फील्ड में पहचान एक ही होती है जी। मैं ये मान के चलूं कि यार मेरी एक ही पहचान बनी है और मुझे इसको तोड़ना है, तो ये एक पहचान भी बहुत नसीब वालों की बनती भाई, हर एक को नहीं मिल जाता। ये इस नजरिए से आप देखें तो आप बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस मकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बहुत ही मतलब लोहे के चने चबा के आदमी यहाँ तक पहुंचता है। और उसके बाद आपकी तगोदो, जदोजहद, स्ट्रगल शुड बी ऑन कि मैं जो पिछले काम करके गया हूँ उससे बेहतर मेरा आगे काम होगा, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन। बिकॉज यू गॉट टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव एंड इम्प्रूव। बिकॉज जिस दिन आपको ये लगा कि मैं इम्प्रूव हो गया तो आपकी कहानी खत्म है। अब आपके पास बोलने को कुछ रहा नहीं, देने के लिए समाज को कुछ रहा नहीं, सिखाने के लिए कुछ रहा नहीं। आप सलाम वालेकुम, घर बैठिए और राज कीजिए। सही कह रहे हैं आप। तो अभी आपको क्या लगता है रज़ाक साहब की, अगर कौन सा ड्रीम रोल है, कौन सा ड्रीम कैरेक्टर है, किरदार है जिसको आप अदा करना चाहते हैं? सर मैं हर एक रोल के साथ जो मुझे कोई मेरी तरफ फेंके, मैं 80-90 साल की बूढ़ी औरत का भी रोल करने तैयार हूँ, आदमी का भी, किसी लेपर का, ड्रैक्यूला का रोल। माय ड्रीम रोल इज ड्रैक्यूला। आई वांट टू प्ले ड्रैक्यूला इन अ फिल्म, नॉट कॉमिक, नॉट ट्रेजिक, जो एक ब्लेंड होता है, वो ड्रैक्यूला का रोल करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाना चाहता हूँ हर कदम। चलिए ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं और अच्छे से आप भी समझ जाएंगे दोस्तों कि रज़ाक साहब
क्या कहना चाहते हैं नायर साहब, जरा लोगों को इस सुरीले अंदाज में समझाने की कोशिश तो कीजिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आपकी निगाह घड़ी की तरफ जा रही तो आप भी समझ गए होंगे कि ये वक्त हो गया है कि हम रज़ाक साहब से विदा लें, रुखसत लें। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। मैं रज़ाक खान, सुनने वालों से, मेरे यार दोस्तों से मैं इस वक्त थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, लेकिन जाना तो सबको पड़ता है। मैं विदा लेता हूँ। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, पास पड़ोस का, और हम जैसे स्ट्रगलर जो कोशिश कर रहे हैं मकाम बनाने का, हम लोगों को सुनिए, देखिए, पसंद कीजिए, हमें सराहिए। एहसान होगा आप लोगों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, खुदा हाफिज। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने हास्य अभिनेता रज़ाक खान से अमरकांत दुबे की बातचीत। कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया PKA नायर ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। अगले हफ्ते फिर आएंगे सेल्यूलॉइड के सितारे।